चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं इनफॉर्मल फालिसी। ठीक है। कल हमने शुरू क्या किया था? कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फॉर्मल फालिसी। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है ये हमने समझा। कि फॉर्मल क्या होता है, जब किसी भी हमारे जो हमें पीपीसी दिया होता है, अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम रहती है ना, जो कि हमने इतने सारे रूल्स पढ़े थे, माइनर टर्म, मेजर टर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मिडिल टर्म। तो इनके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, अगर उन रूल्स के साथ में कोई प्रॉब्लम होती ठीक है, तो क्या कौन सी फालेसी होती है? फॉर्मल होती है ना? अगर उससे अलग, ठीक है, उससे अलग मतलब कि अगर आपको स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट के मतलब में कुछ, मतलब अर्थ में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर अभी हम बहुत तरीके की इनफॉर्मल फालिसीज पढ़ेंगे, स्ट्रॉमैन फालिसी पढ़ेंगे, अपील टू इग्नोरेंस पढ़ेंगे, स्लिपरी स्लोप स्लोप पढ़ेंगे, बहुत सारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर किसी का अलग अलग रहता है कि किसी में आप जल्दबाजी में निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, किसी में आप घुमा फिरा के बातों को कहते हैं, है ना? किसी में आप क्या करते हैं कि आपकी अपनी अवधारणा के आधार पे आप अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है? या किसी में आपको बात कहने का तरीका कुछ है और समझने का तरीका कुछ और है, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारी फालिसीज हम पढ़ने वाले हैं, सभी के नाम अलग-अलग हैं और बहुत ही आसान है। एक बार आपको नाम से और उसके अर्थ से आप परिचित हो जाएंगे तो आप अप्लाई भी कर लोगे फिर उसको। फिर आज हम एक और चीज करने वाले हैं, हम इनफॉर्मल फालिसीज को पहले एक एक करके समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके फॉर्मल फालिसी के भी होंगे और इनफॉर्मल के भी होंगे, ठीक है। तो हम दोनों फालिसीज जो हमने कल पढ़ी फॉर्मल, और एक हम आज पढ़ेंगे इनफॉर्मल, इनके अंदर बहुत सारी है, ठीक है। तो दोनों पढ़ने के बाद में, उसके बाद हम लास्ट में एक साथ क्वेश्चन करेंगे जो आपके इस बार 2022 वाले क्वेश्चन पेपर्स में आए थे, ठीक है। तो रेडी रहेंगे सभी, और थोड़ी बड़ी क्लास होगी तो प्रिपेयर रहना उसके लिए। अब चलिए शुरू कर। इनफॉर्मल फालेसी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया कि इनफॉर्मल फालेसी क्या ठीक है। तो क्या है, एक तरीके का क्या है, भ्रम है ना? जब हमने रूप में दिया था कारण, कि रूप रूप में कारण मतलब फॉर्म में कारण, अगर सॉरी मैं गलत बोल गई हूँ, अगर फॉर्म मतलब के रूप में, स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल फालेसी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर उसकी सामग्री में, है ना, मतलब कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में अगर कोई इशू आ रहा है, कोई त्रुटि है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल फालेसी, ठीक है। अगर संदर्भ गलत आ रहा है या फिर कंटेंट में कोई समस्या है तो उसको हम इनफॉर्मल फालेसी कहते हैं। अब वो कई तरीके की होती हैं, जिसमें सबसे पहली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपील टू फोर्स, ठीक है। अपील टू फोर्स, इसको एक और नाम से हम जानते हैं आर्ग्यूमेंट एड बैक्यूलम, ठीक है, या अपील टू सिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें जैसे कि नाम से ही, फोर्स का क्या मतलब है, जबरदस्ती। जब आप जबरदस्ती अपनी बात को मनवाने के लिए, मतलब धमकी का सहारा ले रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो कौन सी वाली फालिसी आएगी, अपील टू फोर्स या आर्ग्यूमेंट एड बैक्यूलम, ठीक है, या फिर अपील टू द, ये वाली फालिसी आप देखेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, डेफिनेशन तो क्या ही पूछी जाती है, आपके सामने एग्जाम्पल आता है और आपको उसमें से रिकॉग्नाइज करना रहता है कि कौन सी वाली फालिसी है। जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, क्या फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, टूथ फेरीज आर रियल, ठीक है, कि जो टूथ फेरीज होती है वो रियल होती है, यू बेटर बिलीव मी और आई विल पंच यू इन द नोज, ठीक है, कि तुम मुझ में विश्वास करो अदरवाइज मैं तुम्हें नोज नोज पे पंच कर दूंगा। तो ये धमका रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वाली फैलेसी हो गई, अपील टू फोर्स हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, और एग्जाम्पल है, देखिए, इफ द डिमांड्स ऑफ द होस्टेज टेकर विल नॉट बी गिवन, ही विल किल द इनोसेंट होस्टेजेस, ठीक है। जिसने मतलब बंधक बनाया हुआ है, अगर उसकी डिमांड को पूरी नहीं किया गया तो वो क्या करेगा, होस्ट जो इनोसेंट होस्टेजेस हैं उनको मार डालेगा, ठीक। तो ये भी धमकी है ना। फिर है, एड जॉन सेज आई डोंट थिंक इट इज फेयर दैट द डेडलाइन फॉर आवर लॉजिक प्रोजेक्ट इज सो सून। तो जो इसके बॉस हैं सर मार्लोन, वो क्या कह रहे हैं, डोंट आर्ग्यू विद मी और आई ड्रॉप यू इन माई सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये वो कह रहा है कि मुझसे बहस मत करो, अदरवाइज मेरे सब्जेक्ट में
मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, मतलब कि तुम्हें, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, या फिर कुछ नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, फिर उसके बाद आई डिजर्व अ रेज। ठीक है, मतलब कि इसको चाहिए कि बढ़ोतरी, इनकम में बढ़ोतरी जब कोई मांगता है तो उसको बोलते हैं आई डिजर्व अ रेज। आफ्टर ऑल आई वुड बी शेम इफ योर वाइफ फाउंड आउट वेयर यू रियली वर लास्ट वीकेंड। मतलब अपने बॉस को धमका रहा है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, अदरवाइज मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगा कि तुम लास्ट वीकेंड कहाँ थे। ठीक है, तो क्या है, हमने चारों एग्जाम्पल में क्या देखा कि धमकी दी जा रही है। ठीक है, तो इसका जो आप कीवर्ड पकड़ेंगे, हर एक का एक एक कीवर्ड होगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। इसका कीवर्ड आप पकड़ लो, अगर आपको कहीं भी धमकी दिखाई दे रही है तो कौन सी वाली फैलेसी होगी, अपील टू फोर्स, जिसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं आर्ग्यूमेंट एड बैक्यूलम। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अपील टू फोर्स भी आ सकता है एग्जाम में, और आर्ग्यूमेंट एड बैक्यूलम ये वाला नाम भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है अपील टू पिटी। पिटी मतलब क्या, दया। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अपील टू पिटी का मतलब है दया से। ठीक, तो इसका दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंट एड मिसरिकॉर्डियम। मतलब कि इस ये लैटिन नेम होते हैं तो ये तो आपको याद रखने ही है। ठीक है, अपील टू पिटी इसका क्या मतलब है कि अगर, जैसे कि ये क्या है, ये एक मुजरिम है, कटघरे में खड़ा है, इसका जो वकील है ये बोल रहा है, नाउ कैन यू कन्विक्ट दिस मैन ऑफ मर्डरिंग हिज मदर, ही इज एन orphan। ये क्या बात है ना, कि मतलब कि ये ऑर्फन है इसीलिए क्या है, ये मर्डर नहीं कर सकता। या फिर किसी को इस इल्जाम से, मतलब किसी ने अगर मर्डर किया है और उसको ये दलील दी जा रही है कोर्ट में कि आप इसकी सजा माफ कर दो क्योंकि ये बेचारा बहुत गरीब है। गरीबी का सजा से क्या लेना देना है, जिसने गलती की है उसको तो पनिशमेंट मिलेगी ही ना। लेकिन ध्यान इस बात पे फोकस किया जा रहा है, किसी भी तरीके से उस पे दया दृष्टि दिखा दी जाए, है ना, उस वो बेचारा फेस बना के अपना खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के जब हम आर्गुमेंट देखेंगे तो हमारी उसमें कौन सी फैलेसी आएगी, अपील टू पिटी। ठीक है, आगे देखो फिर, एक और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एडमिट आई डिक्लेयर्ड माई 6 डॉग्स एज डिपेंडेंट ऑन माई टैक्सेस। है ना, कि एक व्यक्ति है कोई, ये बोल रहा है कि मेरे 6 कुत्ते हैं और वो मेरे मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे टैक्सेस के ऊपर। बट इफ यू फाइंड मी गिल्टी माई रेपुटेशन विल बी ruined एंड आई विल लॉस माई जॉब एंड माई किड्स वर starve। ठीक है, मतलब अगर आपने मुझे गिल्टी फाइंड आउट किया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मतलब इसने रोना धोना शुरू कर दिया ताकि इस पे दया दिखा दे और इसके टैक्सेस को माफ कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड वाला, अपील टू द पीपल। है ना, आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम। इसके अंदर आप ये तीन और पढ़ेंगे, बैंड वैगन, अपील टू वैनिटी, अपील टू स्नोबरी। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो बैंड वैगन ही है। ठीक है, तो लेकिन पहले देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है डायरेक्टिंग एन इमोशनल अपील टू द पीपल टू विन देयर एसेंट टू द कंक्लूजन अनसपोर्टेड बाय गुड एविडेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो अप्रोच लगती हैं, एक है डायरेक्ट अप्रोच और दूसरी है इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है एक्साइटिंग इमोशंस ऑफ अ क्राउड टू विन एक्सेप्टेंस ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिशियंस के बारे में होता है। ठीक है, अराउज मोब मेंटालिटी, मतलब कि जो भीड़ की मेंटालिटी है, मतलब जो भेड़ चाल से आप बात समझते हैं ना, कि जो काम सब कर रहे हैं वो ही करने अगर लग जाए तो वो क्या रहती है, भेड़ चाल में, है ना, कि सब ये काम कर रहे हैं, है ना, तो हम भी ये काम करें। ठीक, मतलब कि अगर ये है कि सब कोई मूवी लगी है कि पता नहीं अच्छी है या बुरी है हमें नहीं पता, सब जा रहे हैं देखने तो चलो हम भी चलते हैं, तो भेड़ चाल में चलना। तो वो कौन सी आपकी फालिसी हो जाएगी उसमें, भेड़ चाल वाले में, एड पॉपुलम या अपील टू द पीपल, और इसी को हम बोलते हैं बैंड वैगन। ठीक है, ये दोनों आप नहीं पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और यही वाली आती है बैंड वैगन, तो ये पढ़ेंगे हम। यू विल बी लेफ्ट आउट इफ डोंट ज्वाइन द क्राउड, मतलब कि आपको क्राउड को फॉलो करना है, भेड़ चाल में चलना है, नहीं करोगे तो तुम पीछे छूट जाओगे, है ना। ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय क्रेस्ट, 90% ऑफ अमेरिकन यूज इट, मतलब अमेरिकन यूज करते हैं इसीलिए हमें खरीदना है। ठीक है, हमारी नीड है या नहीं वो अलग बात है। ठीक है, नीड का कोई इसमें रोल नहीं है, बस कि सब कर रहे हैं तो इसीलिए हमें करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आर्ग्यूमेंटेड पॉपुलम। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन। है ना,
इसको दूसरा नाम क्या है, आर्ग्यूमेंट एड होमिनियम। ठीक है, अब ये इसके नाम से तीन आप पढ़ेंगे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला है एड होमिनम अब्यूजिव। इसमें क्या है कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं लेकिन सामने वाले ने क्या किया, आप कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट या ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे आपने क्या इंसल्टेड फील किया। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हम ये अगर ये बात कहे कि किसी से आप बात कर रहे हैं, आपने तो सिंपल एक स्टेटमेंट बोला और उसने उल्टा आपके ऊपर इलाछन लगा दिया। ठीक है, मतलब हर आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल देखो, हर आर्ग्यूमेंट फॉर कैपिटल पनिशमेंट इज रिडिकुलस। ठीक है, व्हाई शुड एवरीवन लिसन टू अ विस्की स्विलिंग अनएम्प्लॉयड डेड बेट मोम एनीवे। ठीक है, मतलब इसने इसी को ही मतलब कि उसकी आर्ग्यूमेंट हम क्यों सुने। ठीक है, तो लेकिन उसके ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगा दे कोई, तो वो अब्यूजिव, जैसे कि नाम से ही है ना, अब्यूजिव वे में कुछ बोल देना वापस सामने वाले को। ठीक है, अब सामने दूसरा वाला क्या है, एड होमिनम सरकमस्टेंशियल। इसका क्या है, अगर सरकमटेंशियल मतलब कि इसमें आप मतलब पर्सनल बेनिफिट जिसमें आप दूसरे का बता रहे हो कि अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो, इसका मतलब इसमें तुम्हारा ही कुछ फायदा होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ही वांट्स एन इंक्रीज इन अ लो इनकम हाउसिंग बजट, ही ग्रू अप इन द इनर सिटी। है ना, मतलब कि वो कह रहा है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो इनकम हाउसिंग बजट है कि उसको इंक्रीज करना चाहते हो क्योंकि तुम इनर सिटी में बड़े हुए हो। ठीक है, तो मतलब वो तो कह रहा था कि भाई बढ़ा दो, कुछ बजट बढ़ा दो, है ना, कि कुछ तो हमें बेनिफिट मिले, लेकिन वो सामने वाला जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है वो कह रहा है अच्छा तेरा ही फायदा है इसमें, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो जब अपने पर्सनल बेनिफिट को टारगेट कर दे कोई कि भाई तुम्हारा इस बात में कोई फायदा है, तो उस बात पे क्या हो जाएगा, एड होमिनम सरकमस्टेंशियल हो जाएगा। अब्यूजिव वाले में क्या था कि लाछन लगा दिया आपके ऊपर, आपको कुछ उल्टा बोल दिया। ठीक है, फिर थर्ड है टू, क्योंकि टू, यू टू इसका मीनिंग होता है, इसमें क्या है, अक्यूजिंग ओपोनेंट ऑफ बैड फेथ और हिपोक्रेसी। है ना, मतलब कि हिपोक्रेसी का क्या मतलब कि आप किसी को बोल रहे हो कि भाई स्मोक मत कर और आप खुद ही स्मोक करते हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, ये बोलते हैं ना कि हिपोक्रेसी की भी लिमिट होती है, मतलब खुद तो तुम ये काम कर रहे हो लेकिन दूसरे को बोल रहे हो कि नहीं करो। है ना, तो ये एग्जाम्पल में भी सेम यही है कि हाउ डेयर यू से आई शुडंट स्मोक, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं स्मोक ना करूं जबकि तुम खुद करते हो, यू यूज टू स्मोक योरसेल्फ, तुम खुद किया करते थे। है ना, तो तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया। एड होमिनम अब्यूजिव में वापस आपके ऊपर लाछन लगा रहा है कोई। ठीक है, मतलब आपने तो कोई बात बोली लेकिन आपको ही बोल दिया। ठीक है, इंसल्टिंग वे में बोल दिया। फिर सेकंड वाला था एड होमिनम सर्कमस्टेंशियल, कि आपको आपने किसी चीज के लिए राय मशवरा दिया या कुछ कहा और सामने वाले ने क्या किया, उसमें आप ही का बेनिफिट खोज लिया कि अच्छा तुम ये बात कह रहे हो तो मतलब तुम्हारा कोई पर्सनल बेनिफिट है इसमें। ठीक है, तो वो सर्कमस्टेंशियल वाला हो जाएगा। फिर यू टू, टू क्योंकि में क्या होगा, हिपोक्रेसी वाला, कि आपने किसी को कुछ एडवाइस दी लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि अच्छा तू बड़ा है ऐसा एडवाइस देने वाला है कि तू भी तो ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया टू क्योंकि वाला। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ गए। प्लीज मुझे बताइए कि हमने अभी तीन ये पढ़ी हैं, दो तीन हमने ऊपर पढ़ ली, क्या आपको ये सारी की सारी समझ आई, आगे बढ़ूं मैं, समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, है ना, कमेंट्स में बताइएगा, है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सीडेंट, फालेसी ऑफ एक्सीडेंट। क्या मतलब है फालेसी ऑफ एक्सीडेंट, व्हेन अ जनरल रूल इज अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक केस इट वाजंट इंटेंडेड टू कवर। मतलब इसमें एक ना बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आता है, मतलब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में भी आता है कि जब हम कहते हैं ना कि अगर ये वाला एग्जाम्पल शायद आपने पढ़ा भी हो कि जो भी मतलब क्या है, चाकू से हमला करे उसको, वो जो है अपराधी होता है उसको जेल में डाल देना चाहिए, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। तो उसको कहाँ रिलेट किया, ये तो एक जनरल रूल हो गया, लेकिन इसको कहाँ पे अप्लाई कर दिया, सर्जन्स के ऊपर, कि जब सर्जन सर्जरी करता है ऑपरेशन थिएटर में तो वो भी तो चीड़-फाड़ करता है ना, तो उसको भी जेल में डाल देना चाहिए। तो ये क्या हो गया, फालिसी ऑफ एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ठीक है, जो संवैधानिक तौर पे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी कहने की आजादी है, therefore,
इसीलिए मिस्टर स्मार्ट शुडंट बी अरेस्टेड, कि जो मिस्टर स्मार्ट है उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए फॉर हिज स्पीच दैट इंसाइटेड दैट रियॉट लास्ट वीक। ठीक है, मतलब ये क्या बात हुई, ये तो हमारा आज हम आजकल भी देखते हैं कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कोई कुछ भी कह रहा है, सोशल मीडिया का यूज करके बोल रहा है, चाहे चाहे किसी भी माध्यम से कह रहा है, तो वो बोलते हैं भैया हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है या कितने लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी फ्रीडम का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने एक रूल अप्लाई किया कि भैया हमें संविधान में दिया गया है ये अधिकार कि हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये अधिकार तो नहीं है ना कि जो पिछले हफ्ते दंगे हुए उसमें उसको भड़काया आपने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके, तो इसीलिए इसको अरेस्ट ना किया जाए, है ना। तो हो गया यहाँ पे फालेसी ऑफ एक्सीडेंट की एक रूल था कि संविधान ने हमें अधिकार दिया, लेकिन इस अधिकार का इन्होंने यहाँ पे मिसयूज किया, गलत जगह अप्लाई कर दिया ये वाला रूल। ठीक है, तो फालेसी ऑफ एक्सीडेंट। अब ये सर्जन वाला आ गया यहाँ पर ही। आई बिलीव वन शुड नेवर डेलिबरेटली हर्ट अनदर पर्सन, किसी मतलब किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई आई कैन नेवर बी अ सर्जन, कि मैं सर्जन नहीं बनना चाहता, है ना। क्यों, क्या मतलब है सर्जन बनने से, इसका कहने का मतलब है कि सर्जन भी तो हर्ट करते हैं जब वो सर्जरी करेंगे, है ना, चीरफाड़ करेंगे, तो हर्ट होने से मतलब वो है। लेकिन इसने क्या किया, ये वाला पॉइंट का को कहाँ अप्लाई किया, सर्जन्स के ऊपर, तो गलत जगह अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो फालेसी ऑफ एक्सीडेंट समझ में आ गया, फालेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या है नेक्स्ट, स्ट्रॉ मैन फॉलेसी। ठीक है, स्ट्रॉ मैन पॉलिसी में क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड ओपोनेंट्स opposition in order to more easily refute it। ठीक है, क्या मतलब है स्ट्रॉमैन फालिसी का, कि मतलब किसी भी बातों को, किसी की बात को तोड़ मरोड़ देना। ठीक है, तोड़ मरोड़ कर जब आप पेश करेंगे किसी की बात को, तो वहां पे हो जाएगी स्ट्रॉमैन पॉलिसी। ठीक है, और ये वाली पॉलिसी का जीता जागता एग्जाम्पल हम देखते हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया है या कुछ भी काम किया है, तो जो अपोजिशन में जो पार्टी बैठी होती है वो ऑलवेज क्या करती है, उनका विरोध करती है, कभी कुछ अच्छा नहीं बोलेगी, है ना। कोई भी किसी ने स्टेटमेंट दिया तो उसको घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के उसको उसका गलत मतलब निकाल के फिर उसको पेश किया जाता है और जनता में फिर फैलाया जाता है। ठीक है, वो हर तरीके की हर हर एक पार्टी पे अप्लाई होती है ये वाली बात। ठीक है, तो इसके और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने कहा आई लाइक चीज चाइनीज सॉरी आई लाइक चाइनीज मोर देन पिज्जा, है ना, कि मुझे पिज्जा से ज्यादा चाइनीज पसंद है। तो जो जिससे वो बात कर रहा है उसने क्या बोला, अच्छा इसका मतलब तुम पिज्जा को हेट करते हो, तुम नफरत करते हो। ठीक है, उसने ऐसा तो कहा नहीं ना कि मुझे पिज्जा नहीं, मतलब पिज्जा से मुझे नफरत है, उसने कहा कि मुझे चाइनीज ज्यादा पसंद है। तो इसका क्या गलत मतलब निकाला, इसका मतलब तुम पिज्जा से नफरत करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फालेसी हो गई, स्ट्रॉमैन फालेसी। ठीक है, फिर एक और बात हम देख लेते हैं, वाइफ है ये बोल रही है कि मैं ना कैट से ज्यादा डॉग को प्रेफर करूंगी, है ना, पेट बनाना अपने घर में। वो चाह रही है कि मैं एक पेट लेके आऊं, तो उसने कहा कि मैं कैट से ज्यादा डॉग प्रेफर करूंगी। तो हस्बैंड क्या बोल रहा है, अच्छा इसका मतलब तुम कैट को हेट करती हो। ठीक है, तो वही बात हो गई कि उसने ऐसा बोला नहीं लेकिन फिर भी गलत मतलब निकाल लिया बात का। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल आप देखते हैं, द चिल्ड्रंस विंटर कॉन्सर्ट एट द स्कूल शुड इंक्लूड नॉन क्रिसमस सॉन्ग टू। ठीक है, एक व्यक्ति है पर्सन ए, उसने कहा कि जो स्कूल में जो कॉन्सर्ट होना है बच्चों का विंटर्स में, तो उसमें नॉन क्रिसमस सॉन्ग होना चाहिए, है ना, मतलब क्रिसमस से रिलेटेड सॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो पर्सन बी बोल रहा है, अच्छा यू वॉन्ट बी हैप्पी अंटिल क्रिसमस सॉन्ग्स आर बैन फ्रॉम बीइंग प्लेड ऑन द रेडियो। मतलब इसने इतना मतलब आगे तक का सोच लिया, मतलब कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर क्रिसमस सॉन्ग जो है रेडियो पर प्ले होना बैन हो जाए, तो है ना, तो तुम खुश नहीं होगे। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके का इनका चल रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ कह रहे हो और उसका अलग ही मतलब निकाल लिया, मतलब वही सेंस ना निकाल के कुछ और सेंस में अपने बात को ले गए। ठीक है, गलत मतलब ये हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, किसी से बात हो रही हो, आपने कहा कुछ, सामने वाले ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया और फिर तिल का ताड़ बन गया। ठीक है, स्ट्रॉमैन फालेसी।
ठीक है, अब आ जाता है मिसिंग द पॉइंट, इसको बोलते हैं इग्नोरेशियो इलेंची। मतलब कि जैसे मिसिंग द पॉइंट, नाम से ही समझ आ रहा है कि जो बात हो रही थी वो पॉइंट ही मिस हो गया। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही थी वो पॉइंट ही मिस हो गया, कहीं की बात कहीं चली गई। ठीक है, कि जैसे ये है एक एग्जाम्पल, जैसे हिप्पोस कांट बी डेंजरस टू ह्यूमन बिकॉज दे आर सो काम एंड लुक सो क्यूट। ठीक है, मतलब कि जो हिप्पोपोटामस के बारे में बात हो रही है कि वो डेंजरस नहीं हो सकते ह्यूमंस के लिए, क्योंकि वो बहुत ही काम एंड क्यूट दिखते हैं। ठीक है, जबकि कितनी मतलब न्यूज में देखा जाता है कि ये लोग कितने, मतलब जो हिप्पोज होते हैं या कोई भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे दे रखा है प्रूविंग एन इररिलेवेंट कंक्लूजन ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल एनिमल्स हिप्पोस कॉज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन डेथ इन अफ्रीका। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्हीं की वजह से लोगों की जाने गई हैं अफ्रीका में। और ये बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही शांत और क्यूट दिखते हैं, इसीलिए ये डेंजरस नहीं हो सकते। ठीक है, तो इन्होंने पॉइंट ही मिस कर दिया, ये पॉइंट ये वाला मिस कर गए कि भाई देख रहे हो आपकी कितनी ज्यादा लोगों की जाने जा रही है, और आप इन्हें क्यूट और काम बोल के बोल रहे हो कि डेंजरस नहीं होंगे। ठीक है, एक और है कि द प्रेसिडेंट्स पॉलिसीज ऑन हेल्थ केयर में बी पॉपुलर, कि जो प्रेसिडेंट है उनकी जो पॉलिसीज हैं वो पॉपुलर हो सकती हैं, बट ही इज सीक्रेटली अ नाजी एंड शुड प्रोबेबली बी इन्वेस्टिगेटेड। मतलब क्या क्या मतलब कुछ रिलेशन ही नहीं है दोनों बातों में। ठीक है, बोल रहा है कि वो नाजी हो सकता है ना, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पूरी तरीके से, है ना। तो लेकिन इसकी पॉलिसी के बारे में बात हो रही थी और बात कहाँ ले गया वो, उसके नाजी होने तक। ठीक है, तो मतलब पॉइंट ही मिस कर दिया। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं। अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी से मतलब है कि जिसको जानकारी भी नहीं है ना, जिसको जानकारी भी नहीं है वो आपको सलाह दे रहा है। ठीक है, मतलब अनक्वालिफाइड है कोई आपको सलाह देने के लिए इन रेस्पेक्टिव फील्ड। जैसे कि आप कितने सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बहुत बार एडवर्टीजमेंट का ही एग्जाम्पल आता है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि कोई तो मिस्टर एक्स है जो कि बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार हैं और वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का विज्ञापन कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और तो वो अनक्वालिफाइड है ना, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। ठीक है, सपोज कोई एक्टर परफ्यूम का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो वो परफ्यूम के लिए क्वालिफाइड बंदा नहीं है, क्या उसकी क्या है मतलब जो क्वालिफिकेशन है, क्यों वो क्या है, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बॉलीवुड के बारे में अगर एडवाइस दे, ठीक है, तब तो चलेगा। लेकिन वो क्या दे रहा है, वो मार्केटिंग के बारे में, वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में आपको एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है। कि जैसे किसी मूवी स्टार को देख के लोग क्या करने लग जाते हैं, अपना डाइट प्लान करने लग जाते हैं कि वो उसने बोला है कि भाई ये वाला जो प्रोटीन शेक है, उसने हमें एडवर्टीजमेंट में बोला है मिस्टर एक्स ने कि ये प्रोटीन शेक आप पियोगे तो आप बहुत हेल्दी और फिट हो जाओगे। ठीक है, जबकि उसको इसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। ठीक है, मिस्टर एक्स की कोई एक्सपर्टीज नहीं है उसमें, वो उसको सिर्फ पैसे मिले हैं एडवर्टीजमेंट करने के, लेकिन फिर भी उसकी बात को माना जा रहा है। अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है वो। ठीक है, जैसे इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। पीस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी बिकॉज आइंस्टाइन सेड सो। आइंस्टाइन ने बोला है कि पीस जो है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो ये क्या हो गई, ये अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है। मतलब कि आइंस्टाइन को हम क्यों जानते हैं, हम फिजिक्स के लिए जानते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के लिए थोड़ी ना जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइंस्टाइन इस वाले फील्ड के लिए क्या हो गए, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई हमारी फालिसी। फिर यू शुड टेक दोज विटामिन बिकॉज ब्रैड पिट सेड दे आर द बेस्ट। अब ये ब्रैड पिट कौन है, हॉलीवुड के एक व्यक्ति है ये। ठीक है, इन्होंने बोला कि आप ये वाले विटामिन ले लीजिए तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो हम क्यों ले भाई, ये तो मतलब एक्टिंग का सलाह दे, म्यूजिक का सलाह दे तो बात भी है, लेकिन ये क्या कुछ आपको विटामिन लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जो ये विटामिन आपको लेने के लिए बोल रहा है ये उसके लिए अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है। ठीक है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज स्टीफन हॉकिंग सेड सो। जो स्टीफन हॉकिंस है उन्होंने बोला है कि गॉड नहीं है, इसीलिए आपने मान लिया। तो ये स्टीफन हॉकिंस है कौन व्यक्ति,
है ना? इन्हें कौन सी जानकारी है ईश्वर के बारे में, कौन सी पढ़ाई इन्होंने की है ना? तो ये क्या है, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है, इसीलिए क्या होगा, हो जाएगी यहाँ पे अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी की फालिसी हो जाएगी, जिसको हम आर्ग्यूमेंट एड वेरेकैंडियम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। हम अब आगे पढ़ने वाले हैं अपील टू इग्नोरेंस, है ना, जिसको हम ये भी बोलते हैं आर्ग्यूमेंट एड इग्नोरेशियम। ठीक है, अब इसमें क्या है, सपोज कोई भी बात, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको कि हम प्रूव नहीं कर सकते, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते इसीलिए हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या, प्रूफ को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, प्रूफ को इग्नोर कर दिया कि भूत नहीं है, ये कोई प्रूव नहीं कर पाया, इसीलिए हमने मान लिया कि भूत होते हैं। ठीक है, ईश्वर नहीं है ऐसा कोई प्रूफ नहीं कर पाया, इसीलिए हमने मान लिया कि ईश्वर है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अपील टू इग्नोरेंस, कि जब प्रूफ नहीं कर पाया या तो भाई प्रूफ कर दो, और अगर प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो हम तो मान रहे हैं कि ये बात है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हेस्टी जर्नलाइजेशन। ठीक है, इसको कन्वर्स एक्सीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हेस्टी जनरलाइजेशन को क्या में क्या होता है कि आपके पास बहुत ही एक, मतलब ये अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, कि बहुत ही छोटे से कुछ बहुत ही छोटे से सैंपल साइज को अगर मैं बोलूं, बहुत ही छोटे से सैंपल के बेसिस पे आपने एक बहुत बड़ा एक जर्नलाइजेशन बना लिया, बहुत बड़े आपने किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए जल्दबाजी में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हेस्टी जर्नलाइजेशन हो गया। ठीक है, हेस्टी जर्नलाइजेशन क्या हो गया कि आपने किसी छोटे से सैंपल के आधार पे किसी बड़े निष्कर्ष पर आप पहुंच गए। ठीक है, तो ये आप बहुत डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, है ना, कि छोटा सा अगर किसी के व्यक्ति के बारे में आपको पता चला कि ये तो अच्छा नहीं है अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी पब्लिक लाइफ में, तो हमने ये मान लिया, अच्छा ये ऐसा है, मतलब इसकी फैमिली भी ऐसे ही होगी। ठीक है, तो हमने उस एक इंसान की वजह से उसके पूरे परिवार पे उंगली उठा दी। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने जल्दबाजी में ऐसा किया, तो ये क्या हो गया, हेस्टी जर्नलाइजेशन हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? कमेंट्स में मुझे बताएंगे सभी कि समझ आ रहा है, क्या कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो बताएंगे, अदरवाइज हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक और बार आ गया आपके सामने हेस्टी जर्नलाइजेशन। देखो, ये रहा, अ मैन डाइड वाइल रनिंग द शिकागो मैराथन। ठीक है, कि जब शिकागो में मैराथन हो रही थी, मैराथन होती है ना वो भागने वाली, है ना, लंबी दूरी वाली, तो उसमें क्या है, एक व्यक्ति मर गया। ठीक है, देयरफॉर मैराथन मैराथन रनिंग इज डेंजरस। ठीक है, अब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसे देखकर इसने मैराथन को ही डेंजरस बता दिया, तो इसने क्या कर लिया, हेस्टी जर्नलाइजेशन कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद है देयर वॉज अ फाइट एट स्कूल टुडे, मतलब आज स्कूल में लड़ाई हो गई, तो मतलब वायलेंस इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम स्कूल इन स्कूल। ठीक है, मतलब इसने एक लड़ाई हो गई छोटी सी स्कूल में, तो बोल दिया कि भाई स्कूल में बहुत ही अहिंसा वो हो रही है, हिंसा हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जर्नलाइज कर लिया इसने, एक कोई मतलब छोटी सी बात से एक बड़े निष्कर्ष पे पहुंच गया ये। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया, आपका समझ आ गया होगा आई होप आप सभी को कि क्या होता है एसटी जर्नलाइजेशन में। ठीक है, आपने एग्जाम्पल भी देखे। अब है फॉल्स कोज। फॉल्स कोज में क्या होता है कि आपने एक ऐसी बात को कारण मान लिया अपने रिजल्ट के लिए जो जिसका कोई मतलब नहीं है ना, मतलब कि आपने ऐसा नोटिस किया कि जब मैं किसी पर्टिकुलर कलर की शर्ट पहन के अगर एग्जाम देने जाता हूँ तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होता है, तो मतलब वो ही करना फिर चालू कर दिया किसी ने। ठीक है, ऐसा हम बहुत देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि अच्छा जब मैं ऐसा काम करता हूँ ना तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो, एवरी टाइम आई वेयर माई पर्पल शर्ट आई डू वेल ऑन माई एग्जाम, देयरफॉर इफ आई वांट टू get an A on tomorrow's exam, I have to wear my purple shirt। ठीक है, कि मतलब अगर मुझे कल भी ए ग्रेड चाहिए ना अपने एग्जाम में, तो मैं कल भी पर्पल शर्ट पहन के मुझे जाना पड़ेगा, है ना, पढ़ाई वढ़ाई गई सब तेल लेने, है ना, अभी इसको चाहिए, हाँ वही कह सकते हो, काइंड ऑफ। ठीक है, तो क्या मतलब है कि आपने एक ऐसा मन बना लिया कि अच्छा जब मैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जब हम कहीं जा रहे हो घर से निकलते टाइम, तो क्या कहते हैं, दही शक्कर खा के जाते हैं। ठीक है,
तो कि अगर मैं ये करके जाऊंगा तो मेरा काम अच्छा बनता है हमेशा, तो दैट मीन्स कि अगर मैं किसी अच्छे काम के लिए जाऊंगा कल, तो मुझे दही शक्कर खा के ही जाना है। ठीक है, तो ये भी इसी का फॉल्स कोज हो गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखो पिक्चर में, माई चाइल्ड वॉज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड। ठीक है, मतलब जब उसको वैक्सीन वैक्सीन लगी थी तब मेरे बच्चे को क्या हो गया, ऑटिज्म हो गया। ऑटिज्म एक बीमारी होती है। ठीक है, तो इसने क्या मान लिया कि जो वैक्सीन है ना उससे ऑटिज्म होता है। ठीक है, वैक्सीन से ऑटिज्म होता है ये मान लिया, जबकि कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा नोटिस किया और उसने गलत धारणा, गलत कारण बना लिया अपने बच्चे की बीमारी के लिए। ठीक है, अब है आई हैव बीन वियरिंग अ क्रिस्टल नेकलेस ऑल विंटर एंड हैवंट कफ एंड कोल्ड। ठीक है, थस क्रिस्टल कीप मी हेल्दी। ये बोल रही है कि मैंने क्रिस्टल का नेकलेस पहना पूरी विंटर्स में तो मुझे कफ एंड कोल्ड नहीं हुआ, इसीलिए क्या है, क्रिस्टल मुझे हेल्दी रखता है। हो सकता है इसने अपना ज्यादा ध्यान रखा हो, घर से बाहर ही ना निकली हो, ठंडी ना लगी हो, है ना, हीटर में ही बैठी हो सारा टाइम, लेकिन इसने क्या कारण बना लिया कि मैंने क्रिस्टल पहना पूरी सर्दी, इसीलिए मुझे सर्दी नहीं लगी और मेरी तबीयत ठीक रही, फिट रही मैं एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स कॉज हो गया। माई हाउस सोल्ड आफ्टर आई ब्यूरिड अ सेंट जोसेफ स्टेचू इन द यार्ड। ये बोल रहा है कि मेरा घर जो है तब सोल्ड आउट हो गया जब मैंने सेंट जोसेफ का स्टेचू लगाया अपने आंगन में। ठीक है, फिर ये इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है इसका मतलब जो है मेरी घर को बेचने में ना सेंट जोसेफ ने मेरी हेल्प की है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स कॉज हो गया। हो सकता है पहले इसने अच्छे से एडवर्टाइज ही ना किया हो कि भाई मुझे घर बेचना है, या पहले ज्यादा पैसे मांग रहा हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन इसने अपना एक कारण ये ढूंढ लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स कॉज, है ना, फॉल्स कॉज फालिसी। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, आगे देखते हैं। अब है हमारा स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप का क्या मतलब है कि मतलब किसी एक छोटी सी बात को इतना ज्यादा तूल दे देना। ठीक है, मतलब जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, ये बोल रहा है इफ यू डोंट डू एज आई वॉन्ट, अगर मैं जैसा चाह रहा हूं अगर तुम वैसा नहीं करोगे, है ना, तो इतनी सी बात पे ये कितना लंबा चला गया देखो, द कंपनी विल गो बैंकरप्ट, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, देन द सेक्टर एंड फाइनली द होल कंपनी, फिर उसके बाद पूरा सेक्टर बेकार हो जाएगा, है ना, पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी सी बात पे इतना आगे तक का इसने सोच लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, स्लिपरी स्लोप। ठीक है, तिल का ताड़ बना दिया इसने। ठीक है, छोटी सी बात को तूल दे दिया इतना ज्यादा। अब है व्हाट इज बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी में क्या होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पेटेटियो प्रिंसिपी। ठीक है, मतलब कि बात को ना, जो पॉइंट है उस पे ना रह के उसको बस गोल गोल घुमाते रहते हैं, मतलब टॉपिक के चारों तरफ घूमते रहेंगे लेकिन मुद्दे पे नहीं आएंगे। ठीक है, फिर इसका क्या देखते हो, द गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग एरिस्टोक्रेटिक लीडरशिप इज द बेस्ट कंक्लूजन, देयरफॉर अरिस्टोक्रेसी इज द बेस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि घूमते रह गए लेकिन ये नहीं बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एरिस्टोक्रेटिक है, जो लीडरशिप है, वो बेस्ट है, वो क्यों बेस्ट है, किस लिए बेस्ट है ना, बस इसी बात को तोड़ मतलब अलग तरीके से बोल दिया यहाँ पे, अरिस्टोक्रेसी इज द बेस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, है ना, वही बात यहाँ पे थी, वही बात यहाँ पे थी, लेकिन क्या किया, पूरा अपना मुद्दे पे नहीं आए। ठीक है, तो इसका और एग्जाम्पल है क्या यहाँ पे? ठीक है, ये बस गोल गोल घूमते रहेंगे, इसको सर्कुलर फालिसी भी बोलते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेगिंग द क्वेश्चन फालिसी इज यूज्ड एज अ वे टू क्रिएट एन आर्गुमेंट इन विच द कंक्लूजन इज अज्यूम्ड ट्रू through the premise of the claim. The begging the question fallacy is actually a form of circular reasoning, है ना, since the claim does not provide a logical or a new conclusion, है ना। तो इसने यहाँ पे बोला कि जो स्ट्रॉन्ग अरिस्टोक्रेटिक लीडरशिप है वो अच्छी होती है, लेकिन क्यों होती है, ना तो रीजन दिया ना लॉजिक दिया, बस उसी को घुमा फिरा के बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो गोल गोल घूम रहा है लेकिन रीजन नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बेगिंग द क्वेश्चन। एक और है यहाँ पे बेगिंग द क्वेश्चन का एग्जाम्पल, ये बोल रही है क्लीन अप दिस मेस, ये जो तुमने फैलाया है ना इसको साफ कर दो। पूछ रहा है ये कि भाई क्यों करूं। ठीक है, तो ये इसने आंसर दिया बिकॉज इट नीड टू बी क्लीन, कि बस क्योंकि ये साफ होना है इसलिए कर दो।
रीजन नहीं बताया कि भाई गेस्ट आने वाले हैं या घर सुंदर अच्छा लगता है या फैलाना नहीं है, कुछ भी रीजन नहीं बताया। बस वही बात को घुमा के बोल दिया। ठीक है, कारण नहीं बताया, लॉजिक नहीं बताया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, बेगिंग द क्वेश्चन। ठीक है, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट फालेसी भी बोलते हैं इसको। तो ये डबल डबल नेम भी याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जैसे कि ये तो आपका फेवरेट होगा क्योंकि बहुत बार ऐसे जोक भी आते हैं आपके पास। हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग योर ऑन एग्जाम्स, है ना, कि क्या तुमने अपने एग्जाम में नकल करना बंद कर दिया है, बताओ, हाँ या ना में आंसर दो। है ना, हाँ कहोगे तो भी फंसोगे, है ना, कि मतलब पहले करते थे, है ना कहोगे तो भी फंसोगे, है ना, इसका मतलब अभी भी करते हो, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जिसका आंसर होता है यस और नो में। और आप क्या फंस जाते हो कि हाँ कहे या ना कहे, क्योंकि हाँ कहोगे तो भी फंसोगे, ना कहोगे तो भी फंसोगे। है ना, जो एक जोक वायरल होता है व्हाट्सएप पे कि क्या तुमने मंदिर से चप्पल उठाना बंद कर दिया है ना, तो क्या बोलोगे, हाँ, हाँ बोलोगे तो भी गलत है, ना बोलोगे तो भी तुम्हारा ही मजाक उड़ना है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फालेसी। ठीक है, फिर एक है फाल्स डाइकोटोमी, इसको ईदर और फालेसी भी बोलते हैं। ठीक है, जब आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं, है ना, या तो ये या तो ये। ठीक है, जब दो ही ऑप्शन है आपके पास, जबकि ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आपको दिए सिर्फ दो जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, आइदर और फालेसी होगी, जिसको हम फॉल्स डाइकोटोमी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो ये बोल रहा है यूज अवर फर्टिलाइजर और योर क्रॉप्स विल वाइदर। ठीक है, कि या तो तुम हमारा फर्टिलाइजर यूज कर लो, ठीक है, या फिर तुम्हारी जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने ही फर्टिलाइजर को बेस्ट बता रहा है कि या तो हमारा फर्टिलाइजर यूज कर लो या तो तुम्हारी फसल खराब हो जाएगी। अभी जिसके जिसकी फसल है उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, वो तो किसी का भी फर्टिलाइजर ले सकता है, किसी भी ब्रांड का ले सकता है, लेकिन इसने बस दो ही ऑप्शन दिए हैं कि या तो हमारा फर्टिलाइजर यूज करो या तुम्हारी फसल बर्बाद। ठीक है, फिर ये कह रहा है डू यू वांट योर टैक्सेस टू गो अप, इफ नॉट वोट फॉर कैंडिडेट एक्स। ठीक है, फिर इफ वी वांट टू मेक कैम, ये सेकंड एग्जांपल है, हाँ नीचे आना था ये। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे जो टैक्सेस हैं, मतलब जो तुम टैक्स पे कर रहे हो, तो तुम वो ना तुम्हें करने पड़े, ठीक है, तो तुम इस वाले बंदे को वोट दे दो। ठीक है, जबकि और ऑप्शंस भी हैं उसके पास, लेकिन उसको आइदर और वाली सिचुएशन में डाला कि या तो ये करो या फिर ये करो। ठीक है, इसी तरीके से ये थर्ड एग्जांपल था, ये साइड में आ गया। इफ वी वांट टू मेक कैंपस सेफर, अगर हमें अपना कैंपस सेफ बनाना है ना, वी कैन ईदर इंस्टॉल मोर सिक्योरिटी कैमरास और बैन विजिटर्स। ठीक है, बोल रहा है या तो सिक्योरिटी कैमरास लगवा लो या फिर विजिटर को बैन कर दो। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, आइदर और वाली इन्होंने कंडीशन ला दी। तो यहाँ पर भी क्या हो गई, फालेसी हो गई, आइदर और फालेसी, फॉल्स डाइकोटोमी। ठीक है, फिर उसके बाद है यू कैन ईदर गो टू ग्रेड स्कूल और स्टे अंडर अंडर एम्प्लॉयड फॉर एवर। ठीक है, या तो तुम स्कूल जाओ या फिर तुम हमेशा के लिए क्या रहोगे, अंडर एम्प्लॉयड रहोगे। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर भी आइदर और फालेसी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया है सभी को। अब है एक फालेसी ऑफ एम्बिग्विटी। ठीक है, जिसके अंदर आती है इक्विवोकेशन फालेसी। इक्विवोकेशन फालेसी में क्या रहता है कि आपके पास एक ऐसा शब्द है जो आपका प्रीमाइस वन में भी है, ठीक है, और प्रीमाइस टू में भी है, मतलब आपके दो स्टेटमेंट है, दोनों में वो कॉमन, मतलब मिडिल टर्म आप कह सकते हो इसको, दोनों में ही है, लेकिन डिफरेंट सेंस में यूज किया जा रहा है। जैसे सम ट्रायंगल्स आर ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनका जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ऐसे झुके हुए। ठीक है, फिर whatever इज ऑब्ट्यूज इज इग्नोरेंट। अब यहाँ पे जो ऑब्ट्यूज का मतलब है वो होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब सुस्त। ठीक है, सुस्त भी होता है, या जो किसी काम के नहीं होते लोग, उनसे मतलब होता है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, वो इग्नोरेंट होते हैं। ठीक है, सो सम ट्रायंगल आर इग्नोरेंट।
ठीक है, तो इसने क्या किया, इस ऑब्ट्यूज का मतलब यहाँ भी अलग था, यहाँ भी अलग था, लेकिन इसके आधार पे इसने क्या किया, कंक्लूजन निकाल दिया। तो यहाँ पे फालेसी हो गई, फालेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, या आप जोक में भी देखते हो बहुत बार, गॉड बोलते हैं 1 मिलियन ईयर्स टू मी इज अ सेकेंड, कि 1 मिलियन ईयर मेरे लिए एक सेकेंड है। तो मैन बोलता है व्हाट अबाउट $1 मिलियन माई लॉर्ड, तो गॉड बोलते हैं कि एक पैनी के बराबर है। ठीक है, फिर मैन बोलेगा मे माई लॉर्ड गिव मी अ पेनी, कि मुझे एक पेनी दे दो। ठीक है, तो गॉड ने क्या आंसर दिया, नो प्रॉब्लम जस्ट अ सेकेंड, कि एक सेकेंड रुक। अब एक सेकेंड कितना है भगवान के लिए, 1 मिलियन ईयर का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सी फालेसी हो गई, एम्बिग्यूटी का मतलब हो गया यहाँ पे एक सेकेंड का वन, जस्ट अ सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन ईयर। ठीक है, मतलब गॉड के लिए अलग मतलब है एक सेकेंड का, और मैन के लिए अलग मतलब है एक सेकेंड का। ठीक है, फिर है थर्ड एग्जाम्पल, नॉइजी चिल्ड्रन आर रियल हेडेक। ठीक है, 2 एस्प्रिन विल मेक अ हेडेक गो अवे, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि जो बच्चे बहुत शोर मचाते हैं ना, वो सच्ची में सरदर्द होते हैं। ठीक है, लेकिन उस सरदर्द का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो आपके सर में एक्चुअल में दर्द होता है उससे मतलब नहीं है। तो ये बोल रहा है आगे कि 2 एस्प्रिन दवाई का नाम है, कि 2 एस्प्रिन लोगे तो दवाई मतलब आपका जो सर दर्द है वो गायब हो जाएगा, इसीलिए 2 एस्प्रिन लोगे तो नॉइजी चिल्ड्रन भी भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, हेडेक को क्या कर लिया, यहाँ पे अलग अलग सेंस में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने कंक्लूजन निकाल लिया एक ही सेंस में। ठीक है, तो क्या हो गई यहाँ पे फालेसी ऑफ इक्विवोकेशन। समझ आया, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई भी इशू है, कोई कुछ भी पूछना है, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम एक और देख लेते हैं, लास्ट है ये कंपोजिशन की फालेसी और डिवीजन की फालेसी। ठीक है, कंपोजिशन बहुत ही इजी है। कंपोजिशन का क्या मतलब है यहाँ पर, बहुत ही आसान भाषा में हम बताएंगे आपको, कि अगर आपके पास कोई एक मतलब किसी एक अ, मतलब होल टू पार्ट जाता है, ये कि मतलब आपके पास है, ये एक पूरी चीज है। ठीक है, और इसके बारे में आपको पता है। ठीक है, अ, मतलब ये इस तरीके से है पार्ट्स में। ठीक है, पार्ट, और उसके इसके आधार पे आपने पूरी की पूरी चीज के बारे में अवधारणा बना ली। ठीक है, कि मतलब के अगर कि मेरे जो घर की लाइट है वो ब्लू कलर की है। ठीक है, मेरे घर का फ्लोर वो ब्लू कलर का है, मेरे घर की कोई और चीज वो भी ब्लू कलर की है, मतलब कि मेरे घर का सारा इंटीरियर और जो बाहर का जो एक्सटीरियर पार्ट है वो सारा ही ब्लू कलर का होगा। फिर ऐसे अगर मान लूं मैं, तो ये क्या हो गया, फालेसी ऑफ कंपोजिशन हो गया। ठीक है, आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, एवरीवन ऑन द टीम इज एन एक्सीलेंट एथलीट, कि जो टीम में जो मेंबर्स है ना वो एक्सीलेंट एथलीट है। ठीक है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इसका मतलब मेरी जो टीम है वो पूरी की पूरी बहुत ही एक्सीलेंट है। ठीक है, तो पार्ट टू होल जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में स्टेटमेंट था, जिसके आधार पे आपने पूरी की चीज के बारे में बता दिया कि अच्छा मतलब ये ऐसा है तो मतलब पूरा का पूरा भी ऐसा ही होगा। ठीक है, दैट दिस टायर इज मेड ऑफ रबर, कि जो टायर है वो रबड़ का बना है, देयरफॉर द व्हीकल ऑफ विच इट इज अ पार्ट इज ऑल्सो मेड ऑफ रबर, मतलब कि ये जो टायर है ना ये रबड़ का बना है, तो जिस भी व्हीकल में ये लगेगा वो पूरा का पूरा व्हीकल ही रबड़ का होगा। ठीक है, तो एक पार्ट से शुरू किया और पूरी की पूरी जो बड़ी चीज थी उसके ऊपर निष्कर्ष में उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ द component ऑफ दिस कार आर लाइट एंड इजी टू कैरी, मतलब जो कार के जो कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट मिलके एक कार बनती है ना, वो सब क्या है, बहुत ही आसानी से ले जाए जा सकते हैं, बहुत ही हल्के हैं। तो उन्होंने क्या अज्यूम कर लिया पार्ट्स के हिसाब से, कि जो पूरी की पूरी कार है ना वो भी बहुत लाइट और इजी टू कैरी है, मतलब बहुत ही हल्की है और उसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, फालेसी ऑफ कंपोजिशन हो गई। ठीक है, अब अगर इसका जस्ट ऑपोजिट हम पढ़ें, ठीक है, ऑपोजिट मतलब यहाँ तो हमने पार्ट टू होल पढ़ा था, कि छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में पता चला तो हमने अज्यूम कर लिया कि पूरी की पूरी चीज उसी के जैसी है, पार्ट के जैसी। तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, कि हमें पूरी की पूरी चीज के बारे में पता है और उसके हिसाब से हमने छोटे छोटे पार्ट्स में सेम बात अप्लाई कर दी। ठीक है,
जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखो जैसे ये लिख रहा है कि क्रिश्चियनिटी हैज डन मेनी एविल थिंग्स इन इट्स हिस्ट्री, कि जो क्रिश्चियनिटी है उसने बहुत सारे खराब काम किए हैं हिस्ट्री में। इसका मतलब सारे के सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो एविल हैं और नेस्टी हैं। ठीक है। माई हाउस इज ग्रीन, मेरा जो घर है वो ग्रीन है, इसीलिए मेरे घर का जो फ्लोर है वो भी ग्रीन ही होगा। ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज को बता दिया, पूरे होल टू पार्ट, पूरे के पूरे घर के बारे में बोला था कि ग्रीन है, और हमने उसके एक पार्ट को भी उसी के हिसाब से फिर ग्रीन बता दिया। ठीक है। वाटर इज वेट, देयरफॉर वाटर मॉलिक्यूल्स आर वेट। ठीक है। तो इसने कहा कि पानी जो होता है ना वो वेट होता है, गीला होता है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिससे बन के वाटर बनता है मॉलिक्यूल्स से बन के, तो बोलते हैं कि वो भी वेट ही होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल आप देखते हैं, Gothic cathedrals are stone, therefore their windows are stone. ठीक है, आर मेड अप ऑफ स्टोन। मतलब जो कैथे मतलब जो चर्च के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि जो गोथिक स्थापत्य शैली हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, तो वो जो चर्च होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, इसका मतलब उसकी विंडो भी पत्थर की बनती होगी। तो यहाँ पे क्या कौन सी फालेसी होगी? फालेसी ऑफ डिवीजन, होल टू पार्ट, की एक पूरी की पूरी की चीज के पूरी की पूरी चीज के बारे में हमें पता था, और उसके हिसाब से फिर हमने एक पर्टिकुलर पार्ट को भी उसी की तरह अज्यूम कर लिया। ठीक है। फिर लास्ट आप एग्जाम्पल देखते हैं, द ब्रेन कैन थिंक। ठीक है, ब्रेन कैन थिंक, देयरफॉर न्यूरॉन्स कैन थिंक। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ब्रेन क्या बनता है? बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलके बनता है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारा जो दिमाग है ना वो सोच सकता है, इसका मतलब जो न्यूरॉन्स है ना वो भी सोच सकते होंगे। समझ आ रही है बात कि कैसे हो गई फालेसी ऑफ डिवीजन? मतलब हमें सब पूरी की पूरी एक चीज के बारे में पता था, उसके हिसाब से हमने उस चीज के जो पार्ट थे छोटे छोटे, उन पार्ट पे भी सेम रूल अप्लाई कर दिया, सेम बात उनके बारे में बोल दी। ठीक है। फिर अगर इसका ऑपोजिट होता है कि अगर हमें छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में पता है, तो वही रूल जो छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर अप्लाई हुआ था वो हमने उस पूरी की पूरी बड़ी चीज पे लगा दिया जिसमें वो पार्ट्स लगे हुए हैं। तो वो हो गई फालेसी ऑफ कंपोजिशन। क्या आपको यहाँ तक बातें मेरी समझ में आई है कि आपने आज पढ़ी है सारी की सारी इनफॉर्मल फालिसी, और बहुत सारी पढ़ ली है, मेरे ख्याल 10-15 से ऊपर हो गई होंगी। ठीक है। तो ये आपको सारी याद रखनी है और फिर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करनी है। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हम अब क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे कि क्या आपको ये समझ में आया। क्या आपको ये समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक। हाँ, क्वेश्चन करेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा सभी को। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके इसी बार की के जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम हुए थे उसमें आए हैं। ठीक है। 2023 के पीवाई क्यू हैं, और उसमें फॉर्मल फालेसी के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कुछ, और कुछ आपको इनफॉर्मल फालेसी के भी मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। हाँ,